नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आपके अपने शो देश की बहस के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूज नेशन का ये वो मंच है जहां होती है आपके मन की बात। आप जिस मुद्दे को चुनते हैं, हम न सिर्फ उस मुद्दे को पूरे देश के सामने उठाते हैं, बल्कि इस शो में लोग सीधे देश के सामने अपनी बात भी रखते हैं। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है मदरसों में फंसने के बाद विक्टिम कार्ड क्यों खेला जा रहा है। इसे 72% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आज इसी पर होगी देश की बहस। इस चर्चा में मेरे साथ एक बड़ा पैनल शामिल होगा, साथ ही दर्शक भी जुड़ेंगे। असम सरकार ने पब्लिक के पैसों से चलने वाले मदरसों को बंद करने का फैसला क्या किया? माफ कीजिएगा, यह फैसला बंद करने का नहीं बल्कि उनको मॉडर्नाइज करने का है। कथित सेक्युलर गैंग खुलकर मैदान में आ गया। किसी ने हिंदुत्व एजेंडा से जोड़ा तो कोई चुनावी दांव से, मगर कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद उदित राज ने तो मदरसे को महाकुंभ से जोड़कर उसके खर्च पर ही सवालों के तीर चला दिए। पब्लिक के पसंदीदा शो देश की बहस में आज आपको प्रतिष्ठित देवबंद का हादिया सिलेबस भी दिखाने जा रहे हैं, जो मदरसे में छात्रों को पढ़ाया जाता है, जिसमें जिहाद और कत्ल जैसे बातों का जिक्र है। ऐसे में सवाल यही है कि मदरसों का शटर डाउन होते ही विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश क्यों होने लगी है। सबसे बड़े पैनल से चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले दिखाते हैं आपको उदित राज की दलीलें। अब से थोड़ी देर पहले मैंने उनसे बात की, लेकिन उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया। मैं चाहता हूं मेरा पैनल पूरी बात को सुने। मैं पैनल को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी होंगे, मेरे साथ निगत अब्बास होंगी, मेरे साथ के शर्मा जी होंगे, मेरे साथ चंपक कलिता जी होंगे जो कि स्पोक्स पर्सन है AIUDF के, मेरे साथ सुमैया राणा जी हैं जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट और इस्लामिक स्कॉलर हैं, मौलाना साजिद रशीदी भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कैसे माफी मांगने से इनकार किया उदित राज ने और क्यों खेल रहे हैं वो विक्टिम कार्ड। कई बार पूछा, उनसे यह भी सवाल पूछा गया, ये तो बता दीजिए कुंभ कब से शुरू हुआ? जवाब नदारत था। तो देश की बहस में हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त जुड़ गए हैं वरिष्ठ दलित नेता और पूर्व सांसद उदित राज जी, जिनका एक आज ट्वीट विवादों में है। मदरसों में सरकारी खर्च पे कुरान नहीं पढ़ाई जाएगी। असम सरकार की इस घोषणा के बाद उन्होंने आज ट्वीट किया। फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने कुंभ पर 4200 करोड़ रुपए क्यों खर्च किए? क्यों लगा आपको उदित राज जी ये ट्वीट करना चाहिए? अगर मुझे पूरा बोलने देंगे तो मैं आज आपके साथ में चर्चा में भाग लूंगा, इतना उम्मीद करता हूं। जी बोलिए बोलिए आप। हेमंत बिश्वा शर्मा का कल बयान मैं सुना। उन्होंने कहा कि रिलीजियस एक्टिविटीज, कुरानिक एक्टिविटी, धार्मिकता सरकारी पैसे से प्रमोट नहीं होना चाहिए। तो मैंने एक रेफरेंस के रूप में कुंभ का जिक्र किया। कुंभ के खिलाफ नहीं बोला, कुंभ पर प्रतिबंध लगाने के लिए नहीं बोला। और दूसरी बात यह है कि संविधान को सामने रख करके इस बात को मैंने अपने विचार को स्पष्ट रखा कि जब संविधान बन रहा था तो बड़ा डिबेट हुआ था कि राजनीति और धर्म को मिश्रित किया जाए कि नहीं मिश्रित किया। फाइनली जब संविधान बन के तैयार हुआ तो उसमें राजनीति और धर्म को बिल्कुल सेपरेट कर दिया गया। और यह ट्वीट मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी से किया हूँ। और मैं कभी जब कांग्रेस का व्यू पॉइंट होता है, पॉलिटिकल होता है, तो मैं टैग जरूर कांग्रेस को करता, इसमें बिल्कुल टैग नहीं किया। उसके बाद में मैंने थोड़ा महसूस किया कि इससे कुछ विवाद बढ़ रहा है तो डिलीट कर दिया था। लेकिन जब बढ़ गया विवाद तो मैंने उसको ट्वीट को रिस्टोर कर दिया। और मैं डिबेट के लिए तैयार हूँ, पूरे देश में डिबेट के लिए तैयार हूँ। देखिए, ऐसा कुंभ के खिलाफ नहीं हूँ मैं, दीपक जी बता निशाना तो कुंभ पर ही लगाना सर, निशाना तो कुंभ पर ही लगाना, विमर्श तो कुंभ पर ही हो रहा है। मेरे मित्र सुन तो लीजिए, मैं वहीं प्रयागराज का हूँ। और दूसरी बात है कि कई सालों से हमारे लोग जब अखाड़ों के लिए जमीन आवंटित होता है तो बैकवर्ड दलित को अखाड़े की जमीन। सर आप आ गए राजनीति पर। अब हम लोगों को दलितों के पांव भी छुए जाते हैं, प्रयागराज में भी धोए जाते हैं, राजनीति क्यों, जैन में भी धोए जाते हैं। राजनीति क्यों पांव छुए जाएं, क्यों धोए जाएं, क्यों पाँव धोए जाए? मैं उसमें विश्वास नहीं करता हूँ। क्यों धोए जाए? लोग करते हैं, हम नहीं विश्वास करते, सब बराबर है। लोग धुलवाते हैं पाँव, लोग करते, पंडित बन रहे हैं, दलित अयोध्या का मंदिर बनवा रहा है, उसमें भी आपको दिक्कत है क्योंकि यार ऐसा हो जाएगा ना तो आपकी छोड़िए पॉलिटिक्स की राजनीति चलेगी।
मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता। हाथरस में अगर आपको जो दलित भारतीय लड़की के सभ्यता, साथ में संस्कृति, परंपरा दलित- से कोई भी लगाव है, हिंदुइज्म से है, बुद्धिज्म भारतीय से है, सभ्यता जैनिज्म से है, संस्कृति, सिखिज्म से है, भारतीय तो अपने सभ्यता ट्वीट के लिए माफी संस्कृति मांग में लीजिए। हम भी कहीं हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको क्यों किसी किस भी बात का भारतीय माफी सभ्यता, मांग ले? संस्कृति से वाह लगाव है, भाई वाह, तो अपने ट्वीट के लिए क्यों माफी बात मांग का लीजिए। माफी मांग ले? क्यों मांग ले? क्या उस संस्कृति और उस संस्कृति में मेरी कोई जगह है? क्या जगह तभी आप है? यहाँ बैठे हैं, ये तभी आप संसद हाथरस गए, में क्या हुआ? तभी आप संसद गए। हाँ, हाथरस अच्छा, मत आपकी बोलिए। संस्कृति ने दिया मुझे, आप जैसे संविधान ने लोगों दिया मलाई खाई है। दलित बन के, हजारों वर्ष से उदित राज जी। दलित इस देश में था। आप जैसे लोगों ने मलाई खाई है हजारों- दलित बन के। अच्छा, आपको मलाई खा लिया है, मलाई मुफ्त में मलाई खाए हजारों वर्ष से। ये संविधान ने दिया, संस्कृति ने नहीं दिया है। अच्छा, संविधान ने अभी दिया आपको है। बुरा लग रहा था, जब से अभी संविधान बुरा आया लग तभी रहा को था, लोगों को बोल रहे थे मिला। रबर स्टैंप पे, अब संविधान अच्छा लग रहा है आपको। संविधान पहले था ही नहीं। जब संविधान नहीं था तो हम लोग टट्टी मूत्र से भी बेकार थे। सर हम लोगों को आपने वो जिंदगी नहीं जी उदित राज जी, माफ कीजिएगा। आपने हमेशा मलाई खाई है, आपने हमेशा मलाई खाई है और इन्हीं के नाम पर राजनीति की है। इनके दर्द को महसूस करने आप कभी गांव में नहीं गए ये होंगे? हमारा हक है। अभी तो हमें 1% भी हक नहीं मिला। हमारी मलाई तो एक खा रहे हैं, हमारी मलाई तो पूरी गई। हमारा हक कितना बनता है? और कितनी मलाई खानी है आपको ये बता दीजिए। एक जज है हमारे पास, खानी आपको ये बता कौन सा दीजिए। है? अरे कौन सा मलाई खा लिया हमारा? अरे मजदूरी हम करें, मतलब खेती हम करें, ठाकुर भी करता है, और लेबर का काम हम करें, ब्राह्मण भी पूरे करता देश का है, निर्माण हम करें, ठाकुर भी पुल करता है, हम बनाएं, ब्राह्मण भी और करता मजा है। ये लोग कर रहे हैं। ये केवल बात का मजा कर रहे हैं, केवल ये बात का मजा कर रहे हैं। मलाई हमारी मेहनत का, परिश्रम का ये खा रहे हैं। अच्छा। हम नहीं खा रहे हैं। आप मलाई खा के सांसद नहीं बने? मेहनत मजदूर हम हैं, आप मलाई खा के सांसद नहीं हम बने? हैं, खटने वाले हम हैं, लेबर आप कितना खटे ये बता दीजिए ना। आप कितना खटे ये बता हम दीजिए। वाले हैं। ये क्या करते हैं जो मलाई खा रहे हैं? अच्छा, मुझे आखिरी सवाल का जवाब दीजिए। उदित राज ने डिलीट तो कर लिया था, माफी भी मांग लीजिए। बताइए। माफी भी मांग लीजिए आप। नहीं, डिलीट नहीं, लोगों की रिस्टोर कर भावनाओं दिया करने फिर का से। हाथ आपका कोई अरे मतलब फिर नहीं से था। रिस्टोर कर दिया भाई मैंने। अच्छा। अरे फिर से रिस्टोर कर दिया, फिर से रिस्टोर कर दिया अपना भाई। डिलीट करने के बाद में रिस्टोर कर दिया, फिर से कर कहीं दिया। कांग्रेस पार्टी से डिस्टोर ना हो जाए आप। आपने तो कांग्रेस पार्टी को मुश्किल में डाल दिया। सब उनसे सवाल पूछ रहे हैं। आप ही ठेकेदार हैं कि डाल दिया? जनता आपके जेब में है क्या? सर मैं तो पत्रकार हूँ, ना मैं ठेकेदार हूँ, ना मैं नेतादार हूँ, मैं पत्रकार हूँ। सवाल पूछना मेरा काम है ना। ठेकेदार है, मुश्किल में डाल दिया। जनता मुश्किल में डालती है, आप नहीं डालते हैं। अब भी मीडिया का कोई असर भी बचते फिरते सब बचते फिर रहे कांग्रेस के नेता, कहां से जवाब दें? माफी मांग लीजिए उदित राज जी, गलत कह दिया आपने, मान लीजिए। कांग्रेस का नेता क्यों जवाब देंगे? मानने से ठीक होता है। कांग्रेस के नेता जवाब क्यों देंगे? कांग्रेस के नेता जवाब क्यों देंगे? वो इसमें क्यों उलझेंगे? क्योंकि उदित राज जी कांग्रेस के नेता हैं। उनका मुद्दा ही नहीं है कांग्रेस। पिछली बार बीजेपी के सांसद थे। अरे भाई कांग्रेस के नेता हैं तो उदित राज का धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक विचार व्यक्तिगत है। वो मेरा राइट है, मेरा फ्रीडम है। तो अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी जो कुंभ में जाते हैं या मंदिरों में जाते हैं, गलत करते हैं? क्योंकि हिंदू समाज ने तो दलितों के साथ बहुत अन्याय किया है, तो जो लोग मंदिर जाएं उनको तो वोट देना नहीं चाहिए दलितों को। देखिए उनका व्यक्तिगत है, वो जाए या न जाए वो व्यक्तिगत है। राहुल जी जाए या प्रियंका जी जाए वो व्यक्तिगत है। धर्म व्यक्तिगत चीज है, उस पर हम डिबेट नहीं कर सकते। तो मेरे धर्म यानी कुंभ पर चोट करने का अधिकार आपका क्या है सर? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। मैं भी एक हिंदू हूँ, मेरे धर्म कुंभ और उसकी आस्था पर चोट करने का अधिकार आपको कैसे है? नहीं, कुंभ अरे हिंदू हो तो ब्राह्मणों में शादी कराओ ना अपने बिरादरी का। सारे चौरसियों के बेटी का रोटी का संबंध कराओ तो पता लग जाएगा। सर हमारे होता है, पता लगेगा। और हम लोग पनवाड़ी या चूना लगाने से खुश हैं। हम पनवाड़ी या चूना लगाने से खुश हैं। हिंदू बने, ले आ जाओ चपरा, ले आओ 100 चौरसिया खड़ा करते हैं, ले आकर के 100 ब्राह्मण लाओ ना, पता लगेगा हिंदू बने हुए हो, तब पता लग जाएगा। क्यों नाराज हो रहे? माफी मांग लीजिए, खत्म कर देना। गर्दन काट देते हैं इंटरकास्ट मैरिजेज में। गर्दन काट देते हैं? आपकी कटी? गर्दन काट देते हैं, चौरसियों का गर्दन काट देंगे।
आपकी कटी गर्दन क्या? काट देंगे। आपकी बुलाओ, कटी। 100 चौरसिया को मैं तैयार करता हूँ। सर आपकी कटी। उदित राज जी आपकी कटी गर्दन। उदित राज जी आपकी कटी गर्दन। कितनी की कट रही देख नहीं रहे हो क्या रोज? हाँ? क्या देख नहीं रहे हो क्या देख नहीं रहे हो क्या देख नहीं रहे हो क्या? आपकी कटी। कितने मर्डर हो रहे हैं? आपकी खाप कटी पंचायत गर्दन। क्या नहीं लटका दिए जाते हैं, जिंदा लटका दिए जाते हैं। अरे उदित राज तो वीआईपी है भाई, उनके ट्वीट पे राहुल गांधी सोनिया गांधी से सवाल होने लगते हैं। आप अपने आप को ऑर्डिनरी आदमी क्यों मानते हैं? में आपकी औकात क्या है? अरे मेरी तो औकात कुछ नहीं है सर। मैं पिद्दी और पिद्दी का शोरबा, आप अपनी बात करिए ना यार। अरे बरई आदमी हो यार, बरई माली हो क्या यार? तुम्हारी औकात क्या, हमारी औकात क्या है यार उस धर्म में? सर मैं बरई तो हो, खुश हूं। मालिक को जो मेरी औकात है उससे खुश हूं। आप क्यों दुखी होते हो? आप भी कुछ ना करो। बरई बने जा, तुम्हारे बरई का हालत देखो। आपने ही मलाई खाई है। सांसद आप बने, मैं तो नहीं। सांसद आप बने, मैं तो नहीं। अरे अपने बिरादरी की हालत देखो यार, जिस बिरादरी में पैदा उनको कितना यूपी बिहार में कितना उनके साथ में बदतमीजी करते हैं, मेरे सामने बदतमीजी करते, दिल्ली में करते। और आपने देख लिया, आपने आंख बंद कर ली। आपने आंख बंद कर ली। आपको दर्द नहीं पता समाज का? जिस जाति में पैदा हुए, जिस समाज में पैदा हुए, उसको छोड़ चुके हो। अच्छा कोई बात नहीं, कुंभ के लिए माफी मांग लीजिए सर। अरे तुम्हारी औकात मेरी औकात वही रहेगी दोस्त। कुंभ के लिए माफी मांग लीजिए। मेरी औकात तुम्हारी औकात वही रहेगी दोस्त। अरे यार ए दीपक चौरसिया जी, तो आपकी मेरी औकात इस जगह यही रहेगी। सर मेरी औकात मुझे मत बताइए, मेरी औकात मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। औकात वही है। अरे यार छोड़ो, अरे छोड़ो यार। माफी मांग लीजिए कुंभ के लिए, बिरादरी से माफी मांग लीजिए कुंभ के लिए। गलत बोल दिया बोल दीजिए। क्यों मांग ले? आप माफी मांगो ना, मैं जो कह रहा हूँ। मैं क्या माफी मांगू भाई? मैं किस बात की माफी मांगू? मैंने कुंभ के बारे में कुछ बोला ही नहीं। तो ये अपने आप छप गया ट्विटर पर। माफी मांगो भाई। ये अपने आप छप गया ट्विटर पर। अदृश्य शक्तियों ने छापा है ट्विटर पर। इस बात को मानो। ब्राह्मणवाद जिम्मेदार है, मनुवाद जिम्मेदार है कुंभ के बारे में लिखने के लिए। बताइए बताइए उदित राज जी बताइए। जो जातिवादी व्यवस्था है इस देश में, उसको आप निकाल रहे हैं। सर उसी जातिवादी व्यवस्था की मलाई खा के उदित राज मेरे सामने बैठे हैं। उसी जातिवादी व्यवस्था की मलाई खाकर उदित राज मेरे सामने बैठे हैं। तीसरी बात है कि हेमंत बिस्वा शर्मा, उदित राज जी आप मानते हैं ना, इसी जातिवादी व्यवस्था की मलाई खाकर आप यहाँ तक पहुंचे हैं, सांसद बन गए। इसी जाति व्यवस्था की मलाई खा के IRS बन गए, सांसद बन गए। मलाई क्या हल किसने जोता है? चमड़ा किसने बनाया है? आपने नहीं किया, आपने नहीं किया। घड़ा किसने पैदा हुए हैं, सड़क किसने बनाया है? अनाज किसने पैदा किया? दलितों पिछड़ों ने पैदा किया, मलाई वो खाए हैं। अच्छा हम मेरी मलाई वो खा रहे हैं। उदित राज तो मलाई खा गए। देश का निर्माण दलितों के नाम की मलाई खा गए। देश का निर्माण हमने किया, पुल हमने बनाया, रेल हमने बनाया, देश हमने करा, और हमारा लूट ले गए हैं जो। सही है। उन्हीं को कह रहे हो, उल्टा कह रहे हो। अरे हमारा मलाई तो आपने खाई है। सांसद उदित राज बने, सांसद उदित राज बने, IRS उदित राज बने, मेहनत करता मलाई दूसरा खा गया। गजब बात है, बहुजन को गजब बात है। बस आखिरी बात, कुंभ के लिए माफी मांग लीजिए। बहुजनों को लूटा गया है। माफी मांग लीजिए आप, कुंभ के लिए माफी मांग लीजिए। अपने करोड़ों लोगों की भावनाएं माफी मांगो, आप माफी मांगो, आप माफी मांगे जो कह रहे हो मलाई खाए। आपने मलाई नहीं खाई, हमारी कमाई, हमारी मलाई नहीं खाई। हमारे देश से पूरा निर्माण, हमारे श्रम से पूरा देश खड़ा हुआ, और हमारा लूट ले गए, हमें निर्धन बना दिया, शूद्र बना दिया, और उल्टा हमारे ऊपर ही आरोप लगा मलाई खा रहे। गजब है। उदित राज जी आप मेरे बड़े भाई हैं, इससे आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, ठीक है हम जात व्यवस्था पंथ पर आ गए, पर वो लोगों को देश अच्छी तरह जानता है जो अपने जाति के नाम की मलाई खाते हैं। और मैं दो टुक कहूंगा कि आप उनमें से बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल देश की बहस को आगे बढ़ाएंगे अपने पैनल के साथ। तो जाति की मलाई कौन खाई? क्या उदित राज ने खाई? आप भी इसके बारे में फैसला करिए। जाति के नाम पर सब कुछ, दुकानें चल जाती है और फिर बात होती है सेक्युलर राजनीति की। इसीलिए देश की बहस में हमारा आज का सवाल है, क्या उदित राज को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए? आप शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय हमें वेबसाइट पर दे सकते हैं, मोबाइल ऐप पर देख सकते हैं, ट्विटर हैंडल पर दे सकते हैं, फेसबुक पेज पर दे सकते हैं। और अगर आपकी कोई राय, सुझाव, सवाल या वीडियो है, और या अगर आप कार्यक्रम में शामिल होना चाहें, तो आप 9711 002266 पर
पर आ सकते हैं। सीधे चलता हूं के शर्मा जी के पास। के शर्मा जी, माफी बनती थी और दूसरी बात डिलीट करना, फिर लिख देना, फिर कहना मैं तो दलित हूं, दलित होने के कारण मेरे साथ प्रताड़ना हो रही है। ठीक मानते हैं आप इस राजनीति को? क्या ये सच नहीं है कि दलितों के नाम की भलाई इन्होंने खाई? देखिए, मैं कहूंगा कि इनकी जितनी आपने अभी पूरी वार्ता की इनके साथ में, किसी भी प्रश्न का इनके पास जवाब नहीं था दीपक जी, और हर बात को ये घुमाते फिराते इधर उधर करते रहे। तो इनके बयानों पर कोई प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं कि बहुत ही प्रतिक्रिया देना ठीक ही नहीं होगा, लेकिन जो बयान इन्होंने किए हैं कुंभ को लेकर, वो इनकी ही नहीं, ये पूरे कांग्रेस की मानसिकता है दीपक, और ये कांग्रेस की मानसिकता को ही प्रदर्शित कर रहा है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि कोई वो नहीं है। एक बार कांग्रेस, ऐसा एक बार नहीं हुआ है, कई बार हुआ है कि कांग्रेस कोई बयान करवा देती है, फिर कह देती है कि आप मान लीजिए निजी बयान है, फिर ये है। तो ये कांग्रेस के तरीके हैं। लेकिन कांग्रेस का, और कई बार ऐसा भी होता है कि दो लोग अलग अलग बयान करने लगते हैं। तो ये वास्तव में कांग्रेस की मानसिकता को ही उन्होंने प्रदर्शित किया है इस सारे अपने बयान के अंदर। तो इस पर कोई बहुत कुछ कहने की नहीं। आपने इतना अच्छे ढंग से उनका इंटरव्यू किया कि उनकी पूरी कलई खुल गई है, तो इस पर मुझे कुछ कहने की और आवश्यकता। ठीक है, मैं सीधे चलता हूँ के भाई, मैं सीधे चलता हूँ चंपक कलिता जी के पास। चंपक जी, क्यों ऑब्जेक्शन है आपको? सवाल यहाँ पर यह है, उन्होंने सिर्फ यही कहा है ना कि ना तो कुरान पढ़ाई जाए ना गीता पढ़ाई जाए, वो तो संस्कृत स्कूलों को भी बंद कर रहे हैं। तो ये इतना बड़ा राजनीतिक मुद्दा क्यों? देखिए, लगेगी आग तो आएगी घर के ही जद में। यहाँ मेरा मकान अकेला थोड़ी है, यहाँ हिमंत बिश्व शर्मा ने आग लगा दी और उस आग में कुंभ भी आ गया। जहाँ तक एआईयूडीएफ का कहना है, भारत एक सेकुलर राष्ट्र है, उसके साथ साथ एक वेलफेयर स्टेट भी है। हमें मंदिर भी चाहिए, मस्जिद भी चाहिए, मदरसा भी चाहिए, संस्कृत स्कूल भी चाहिए और कुंभ भी चाहिए। अभी आपने एक दलित बेटा का जो मीडिया ट्रायल किया, इससे लेकिन आपका जो एजेंडा है, आरएसएस का जो बिहार चुनाव का जो एजेंडा है, उल्टा पड़ जाएगा। अभी सुनिए, अभी अर्थनीति के मुद्दे पर आईएमएफ का रिपोर्ट आ गया, बांग्लादेश से हम नीचे हैं। अभी बेरोजगारी का बुरा हाल है रोजगार के मुद्दे पर। अभी बिहार में, बंगाल में, आसाम में चुनाव है तो हिंदू मुसलमान आ गया। अभी बाढ़ कहाँ गया, बेरोजगार कहाँ गया, आसाम में इंडस्ट्री बंद हो गया, कहाँ गया? ये हिमंत बिश्व शर्मा एक दिमागी रूप से बीमार आदमी, बदकिस्मती से आसाम का स्वास्थ्य मंत्री। अरे 10 साल आपका दोस्त था भाई, 10 साल। अरे कलिता जी, 10 साल आपका ही दोस्त था, 10 साल आपका ही दोस्त था कलिता जी, क्यों भूल गए? बीमार आदमी से दोस्ती आपको तब अच्छी लगती थी, आपको बीमार आदमी से दोस्ती अच्छी लगती थी कलिता जी उस टाइम पर। हेमंत विश्व शर्मा इधर ही आया ना इम्पोर्ट होके। शर्मा है ये, जब कुछ दिन पहले कांग्रेस में था, उसने बोला कि गुजरात के मोदी जी के पाइप से मुसलमान की खून जाता है, और मोदी जी जो पॉलिसी लेके आ रहे हैं, रिक्शा वाला, ठेला वाला उसको थप्पड़ लगाएंगे। यही बदकिस्मती है। अभी बीजेपी से आए हैं कांग्रेस पुटित राज, और यही हिमंत बिश्व शर्मा 22 साल के बाद, अभी 4 साल हुए हैं बीजेपी में गए हैं, और आरएसएस के आकारों को संतुष्ट करने के लिए ये बनी बनाई परंपरा को भंग कर रहे हैं। ठीक है भाई, मैं आपके पास आता हूँ। उससे पहले निखत अब्बास साहब, निखत, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, कलिता जी बड़ी जोर जोर से बोल रहे हैं हेमंत विश्व शर्मा के बारे में। यही हेमंत विश्व शर्मा इनके बगल में बैठते थे। लेकिन पॉलिटिक्स अपार्ट, सवाल ये है, क्या वाकई मदरसों में कुरान पढ़ाई जाती है या ओसामा बिन लादेन बनना सिखाया जाता है? क्योंकि दुनिया के टॉप 5 आतंकवादी, मैं आपको एक आसाम में दीपक जी, क्योंकि सवाल मदरसा है, उसमें 600 नंबर की पढ़ाई होती है, उसमें से कलिता जी, मैं 1 मिनट आपके पास आऊंगा, निगत का वक्त है, आपको पूरा वक्त दिया मैंने, बीच में बिल्कुल नहीं टोका। मैं चिल्लम चिल्ली की डिबेट नहीं करना चाहती, मैं अपनी बात बड़े आराम से रखना चाहती हूँ कि 2015 में माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक बैठक बुलाई थी मुस्लिम्स इंटेलेक्चुअल की, जिसमें उन्होंने खुले तौर पर इस बात को रखा था कि मुसलमानों को हम एक साथ मिलकर बढ़ाना चाहते हैं, और मुसलमानों के लिए हम ऐसा चाहते हैं कि एक हाथ में कुरान पाक हो और एक हाथ में कंप्यूटर, और बाकायदा उस बात को एग्जीक्यूट करा गया। 22,000 करोड़ का माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए बजट लाया गया और पढ़ाई को, एजुकेशन सेक्टर को एम्पावर करा गया।
3.2 करोड़ की स्कॉलरशिप्स मुसलमान बेटियों को, मुसलमान बेटों को दी गई, पर इनमें से कोई सवाल नहीं उठाया। तब इन्होंने कोई जवाब, कोई सवाल, किसी प्रकार की मदरसों पे सवाल नहीं उठाए गए। सीबीएसई की बुक्स को मदरसों में इंट्रोड्यूस करा गया, चाहे मैथ्स हो चाहे साइंस हो, तब इनमें से किसी ने सवाल नहीं उठाया। आज के जमाने में ये जरूरत है इस युग के युवाओं की कि आज जब इतना कंपटीशन है तो बच्चों को इस तरह का एक्सेस टू नॉलेज मिले जहां पर उनको इक्वालिटी पता चले, जहां पर वो इंजीनियर, पायलट, आर्किटेक्ट आगे बन सके। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के आसाम के जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने, एजुकेशन मिनिस्टर ने ये बात को आगे, मुहिम को आगे बढ़ाते हुए, मोदी जी की बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, और बिल्कुल सही कहा गया है कि सरकारी खर्चे पर कुरान पाक क्यों पढ़ाई जाए, वहां पर बच्चों को इक्वालिटी मिलनी चाहिए। जो हक हिंदू बच्चों का है कि वो पढ़ाई मिल पाती है, पढ़ाई कर पाते हैं, आगे बढ़ पाते हैं, वही हक मुसलमान बच्चों को दिया जा रहा है, उसमें इन लोगों को आपत्ति है। रही बात, मैं मानती हूँ सारे मदरसे ऐसे नहीं होते, पर कुछ मदरसे आज भी हमारे हिंदुस्तान में ऐसे हैं जहां पर, जैसे कि आपने भी बताया अपने पायलट दीपक जी, कि जहां पर उन्हें जिहाद सिखाया जाता है, जहां पर उन्हें कत्ल सिखाया जाता है, जो आज भी पाकिस्तान की बातों पर, पाकिस्तान के कल्चर पर चलता है। उस कल्चर से अगर हमें अपने आप को दूर करना है तो हमें अपने बच्चों को पढ़ाना होगा, आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि तभी अगर वो आगे बढ़ेंगे, मॉडर्न कल्चर के साथ बढ़ेंगे, मॉडर्न एरा को समझेंगे, उसी प्रकार जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो आगे बढ़कर अपने आप को मजबूत कर पाएगी। और कुछ लोग हैं जो मजबूत नहीं होने देना चाहते। मैं सीधे सुमैया जी के पास चलूंगा। सुमैया जी, मेरे को अभी कोई व्हाट्सएप पे लिख के भेजा है। जी, आप गलत बयानी कर रहे हैं। आसाम कलिता के जी, मैं आऊंगा मदरसों आपके के बारे पास में आपको अपने मालूमात टर्न नहीं है। पर। कलिता जी, अपने टर्न पर। एक आपको मिनट, गलत सुमैया बयानी जी बैठे हुए हैं, आसाम में संगीत रागी जी बैठे हुए हैं, हमारे परम विद्वान मौलाना साजिद रशीदी बैठे हुए हैं, उनके बीच थोड़ा मौका तो दीजिए। सुमैया जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कई बार मदरसों पर आरोप लगे कि कट्टरपंथ को पढ़ाया जाता है, कई एग्जाम्पल भी मिले, मुल्ला उमर, आपका ओसामा बिन लादेन, मसूद अजहर, हाफिज सईद, सब मदरसों की पैदाइश है और सब इसी की विचारधारा से चले जो मदरसे यहाँ से चल रहे हैं। तो उसके बदले में मुझे किसी ने लिख के भेजा कि भाई यूनिवर्सिटी का छात्र तो जहाज ही उड़ा सकता है, पर मदरसे से पढ़ा छात्र तो पूरा एयरपोर्ट उड़ा सकता है। मुझे बताइए, आखिर ये सोच क्यों, मॉडर्नाइजेशन को लेकर रोक क्यों, और इस बात, एक छोटी सी बात को लेकर इतना बवाल क्यों? दीपक जी, आपने जो लिस्ट बताई है, अब आपको मैं अपनी लिस्ट बताती हूँ। बताइए, जो हकीकत है, जो आपने बताया वो हवा है। अगर ये मदरसे जो हैं, इन मदरसों में से मुंशी प्रेमचंद निकलते हैं। मदरसे की पैदाइश मिसाइल मैन कलाम हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में अपने देश का लोहा मनवाया। आप कुछ नाम मिसिंग हैं आपके उससे। मैंने न्यूक्लियर साइंस उन्होंने मदरसे से सीखी। मैडम, दूसरी चीज है कि जो परमाणु बम बनाना उन्होंने किस मदरसे से सीखा, नाम बता दीजिए। मैं भी अपने बच्चों की तालीम वही कराऊंगा। पहुंचाना चाह रहे हैं वो बिल्कुल गलत और बेबुनियाद बातें हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने किस मदरसे से, थोड़ा इतिहास सुमैया जी, एपीजे अब्दुल कलाम ने किस मदरसे से एटम बम बनाना सीखा, बता दीजिए। मैं भी अपने बच्चों को मदरसे में भर्ती करवा दूंगा। तमाम उलमा ने उलमा को फांसी पर लटकाया गया था। आप सुमैया जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही हैं। सुनने की ताकत सुमैया जी, ये नहीं है कि मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही है, गलत नाम नहीं कोट करने दूंगा। मुझे बताइए, एपीजे अब्दुल कलाम किस मदरसे से पढ़े और किस मदरसे ने उन्हें मिसाइल और एटम बम बनाना सिखाया? मैं अपने बच्चों का आपसी की सिफारिश से वहाँ एडमिशन कराना चाहूंगा। कलाम इसी मदरसे की पैदाइश, इसी मदरसे की देन है, जिस पर आप नहीं, हम नहीं, पूरी दुनिया फख्र करती है। आपको वो नहीं याद? अच्छा, मतलब एटम बम बनाना उनको मदरसे ने सिखाया? नहीं याद आते? और इस तरह एटम बम बनाना उनको मदरसे ने सिखाया? देवबंद के नहीं याद आते? एटम बम बनाना उनको मदरसे ने सिखाया? लटकाते हुए हंस करके अपने देश के लिए कुर्बानी दी। सर, विकिपीडिया खोल लीजिए, डॉक्टर कलाम आज उन्हीं का दिन है। मैं नहीं चाहता उनको श्रद्धांजलि ऐसे दी जाए कि मदरसे से पढ़ के निकले और एटम बम बना लिया। संगीत रागी जी, सुमैया जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। एटम बम बनाना उन्हें मदरसे से सीखा, हाँ या ना, में बता दीजिए। सुमैया जी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आदरणीय, मेरे लिए शिखर पुरुष है, मेरे आदर्श है। मदरसों में हाईटेक पढ़ाई की जाए, लेकिन जिस तरह से आप मदरसों को दिखा रहे हैं, मैं अभी आपको और बताऊंगा मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है, वो भी कोट करके दिखाऊंगा संगीत रागी जी। लेकिन गलत नाम मत कोट करिए, गलत नाम मत कोट करिए डॉक्टर संगीत रागी। और 5 बड़े आईएएस बता दीजिए जो मदरसों से निकले हो। देखिए, मालूम भी है कि क्या होता है। अरबी में मदरसे का मतलब स्कूल होता है, आप उसको मदरसा बोल दीजिए, स्कूल बोल दीजिए। ऐसा इदारा जहाँ पर दीन पढ़ाया जाता हो, दैट इज मदरसा।
लेकिन ये मुझे जरूरी भी है पता कि है वक्त मैडम, हालात को दीन देखते के नाम हुए पर क्या क्या उनको पढ़ाया वहाँ जाता है, मैं पर कोट पढ़ाई करके का भी बताऊंगा इंतजाम आपको। करना अभी चाहिए। दीन के नाम पर क्या क्या पढ़ाया जाता है, मैं पेजेस कोट करके लाया हूं। आप और मुझे गलत मत बताइए, कोट मैं करिए आपको कि बताऊंगी, एपीजे मेरे अब्दुल घर कलाम के मदरसे सारे से बच्चे निकले हैं। मदरसे से पढ़ के संगीत निकले रागी हैं और जी, आज की तारीख में भी मदरसा पढ़ रहे हैं। मेरे घर से कौन और मुझे समझ नहीं आता उर्दू हिंदी, उर्दू और हिंदी के इस क्या देश बात में करते हैं अरबी में क्यों पढ़ेंगे बच्चे? मौलाना ऐसे साहब जवाब प्लेटफॉर्म लूंगा पर इसका। बैठ के ऐसी संगीत बातें रागी जी, करते किस मदरसे से पढ़े हैं, आपको जानकारी है? एपीजे अब्दुल कलाम किस मदरसे से पढ़कर आए हैं? एटम बम बनाना सीखा उन्होंने। दीपक जी, ये इस देश का जरा दुर्भाग्य देखिए कि पाकिस्तान बन जाने के बावजूद भी, और वो भी इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बन जाने के बावजूद भी, ये देश आज फिर से उन्हीं मुद्दों को टटोल रहा है, उन्हीं मुद्दों पर डिस्कशन कर रहा है। और इस हिंदू समाज का दुर्भाग्य देखिए कि मदरसों की तुलना जो है वो कुंभ के मेले से की जा रही है। बाहर की दुनिया यदि भारत का परिचय ढूंढेगी तो कुंभ बोलने से उसको पता होगा कि ये भारत का है। दिवाली और दशहरा बोलेगा तो वो पता लग जाएगा कि ये भारत की है। लेकिन मदरसा और जामिया बोलेगा तो वो भारत उससे नहीं पहचाना जा सकता है। भारत की आत्मा हिंदू है, भारत की संस्कृति हिंदू है, भारत की सभ्यता हिंदू है, हिंदुत्व ही उसकी पहचान है। उसकी पहचान छिन जाएगी तो वो भारत भारत नहीं रहेगा। भारत इस्लाम के बगैर रह सकता है लेकिन भारत हिंदुत्व के बगैर नहीं रह सकता, इसलिए दोनों की तुलना नहीं हो सकती। दूसरी बात, आपके उदित राज जी का प्रश्न मैं बताता कि उनको पता होना चाहिए कि सत्यकाम जबाल कौन थे। अत्रिय उपनिषद किसने लिखा था? ये सारे दासी पुत्र थे। ये जो सब जिसे आप कहते हैं उन्होंने पनवाड़ी कर करके खारिज कर दिया। ऐसे कम से कम 17 ऋषि हैं जिनको ब्राह्मण की संज्ञा, ऋषि की संज्ञा दी जाती है, उनको पता ही नहीं है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए ये मदरसों में कुरान पढ़ाई जाती है, दीन पढ़ाई जाती है। एक कुरान की आयत है जो कहता है कि ऐ ईमान वालों, जो इस्लाम में, जो ईमान में विश्वास नहीं करता उसको अंतिम समय तक संघर्ष करो, उसके खिलाफ युद्ध करो, लड़ो जब तक कि वो कन्वर्ट न हो जाता हो। ये जो काफिर है उसको तो सजा मौत होनी ही चाहिए। अब ऐसी बात को पढ़ाया जाता है तो ऐसी स्थिति में एक हिंदू होने के नाते ये मुझे लगता है कि मेरी संवेदनाओं पर हत्या है। मौलाना साजिद रशीदी को मुझे सिखाया, एक मेरे दोस्त को सिखाया जा रहा है, जो सो मेरा मुसलमान है, जो मुस्लिम मित्र है मेरा, उसको पढ़ाया जाता है कि तुम हिंदुओं की हत्या करो, चाहे तुम लाइक करो या मत लाइक करो। उसे कहा जाता है कि ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह का हुक्म है। ठीक है संगीत रागी जी, आपने अपना पॉइंट रखा। मैं मौलाना ये अल्लाह 10 सेकंड बस 10 सेकंड इससे ज्यादा। देखिए उसमें यह भी एक है कि आप किसी को लाइक करें या नहीं करें, लेकिन यह तुम्हें ईमान वाला का हुक्म है ऐसा करने के लिए। तो आप ऐसी चीज के बारे में यदि मदरसों में पढ़ाई जा रही है तो मुस्लिम लोगों की हो सकती है आस्था उसमें हो, लेकिन मेरी आस्था तो नहीं होगी। एक अंतिम बात का लेना चाहता हूं, जितने आतंकवादी हैं वो सब मदरसों की देन है। मदरसों से सारे पढ़े हुए आतंकवादी हैं ऐसा किसी ने नहीं कहा। ठीक है, इसीलिए पूरी दुनिया में मदरसों पर मैं आपसे सवाल लूंगा। इस बीच पंकज अग्रवाल जी को लाइन अप करें। संगीत जी प्लीज रुकना होगा। मौलाना साजिद रशीदी जी, क्या आपको नहीं लगता कि ये वक्त आ गया है कि हम इस दकियानूती सोच से निकलें? भारत के अंदर जहां उर्दू बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, अंग्रेजी बोली जाती है, दुनिया भर की तमिल बोली जाती है, तेलुगु बोली जाती है, वहां हम अरबिक में पढ़ाएं। क्यों भाई? किसकी लैंग्वेज है? किसके चचा जान की लैंग्वेज है अरबी? दीपक जी, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप मुझे 2 मिनट पूरे प्रोग्राम में सर 1 मिनट दूंगा मैं, उसके बाद 1 मिनट दूंगा। आप लेकिन मतलब आप 30 सेकंड से 1 मिनट, 1 मिनट से 2 मिनट आ गए। 1 मिनट लीजिए आप। चलिए 1 मिनट दीजिए, लेकिन खामोशी से सुनिए। खामोश हूं मैं, खामोशी से सुनिए। सिर पैर की बात देखिए, करिए। मैं संविधान की बात करता हूं। मैं संविधान की बात करता हूं। अगर संविधान सर पैर नहीं लगता आपको तो वो आपकी सोच है,
मैं संविधान की बात करूंगा। संविधान का आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 इसको पढ़ लीजिए, जिसमें कहा गया है कि माइनॉरिटीज़ को अपनी ज़बान, अपनी सकाफ़त और अपनी रस्मुल ख़त को महफूज रखने और अपनी पसंद के एजुकेशन इदारे चलाने का पूरा हक़ है और अपनी मर्ज़ी से चलाने का हक़ है। इनका ही एक आर्टिकल और है संविधान का 350, जिसमें बाकायदा रियासती गवर्नमेंट को यानी स्टेट गवर्नमेंट को ये कहा गया है कि आप माइनॉरिटीज़ को उनकी मदर टंग मादरी ज़बान की तालीम दिए जाने के लिए जो सहूलत हो सकती है वो उनको मुहैया कराइए। ये देश का संविधान कहता है, मैं अपनी ज़बान से नहीं कह रहा हूं। बोलिए आपने अरबी आपकी मेरे मादरी दीन की ज़बान है। जवाब दीजिए, अरबी आपकी मादरी ज़बान है? सुन लीजिए, हाँ सुन लीजिए, जवाब दीजिए। एक सवाल को 3 बार क्यों दोहराते हैं आप? एक बार सुन लिया मैंने, मेरे कान बहरे नहीं है, मेरे कान बहरे नहीं है भाई। नहीं, आपके कान सेलेक्टिव सुनते हैं। एक बार सवाल कर लीजिए फिर जवाब ले लीजिए। हाँ सुनिए। अरबी मेरे ईमान की जबान है, अरबी मेरे कुरान की जबान है, मतलब अरब और मैं अपनी कुरान को पढ़ूंगा, मुझे उससे कोई नहीं रोक सकता। संविधान ने मुझे हक दिया है, आप संविधान ने मुझे हक दिया। आप जैसे बेवकूफ सो फिरते हैं, आप जैसे पनवाड़ी सो फिरते हैं भाई, आप जैसे पनवाड़ी सो फिरते हैं मुझे रोकने के लिए। मेरे देश का संविधान अगर मुझे रोकेगा तो मैं रुकूंगा, आप जैसे पनवाड़ियों से नहीं रुकूंगा। ये कह रहे हैं कि इनका ईमान अरब में बसता है, मतलब हिंदुस्तान में नहीं बसता मौलाना साजिद रशीदी का ईमान। बात यह है चौरसिया जी के समस्या यही आ रही है कि हम बहुत जगह पे अपने तरफ फोकस नहीं है, अपने देश, अपने संविधान पे फोकस नहीं है, हम सिर्फ बात कर लेते हैं इस तरह की। तो मेरा तो सभी से ये निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि हम जो कहें वैसा करें। ये बहुत ज़रूरी बात है, पढ़ने पढ़ाने की बात है। आप जो भी पढ़ें, सरकार को ये तय करना बहुत ज़रूरी है कि क्या प्राइम है। जैसे मान लीजिए कि मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं कोई भी अपना काम करता हूँ, उसमें मैं कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी अपना करके अपना एक महीने में मान लीजिए 1 रुपया इकट्ठा करता हूँ, तो मैं 1 रुपये को देखूंगा ना कहाँ प्रायोरिटी है वहाँ खर्चा करूँ। तो मेरे को वो प्रायोरिटीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। ये सही समय है, इस समय प्रायोरिटीज़ जो है वो न्याय के ऊपर होनी चाहिए, स्वास्थ्य पे होनी चाहिए, मेन स्ट्रीम एजुकेशन की तरफ होनी चाहिए। बाकी बातों के लिए बहुत समय, हम बहुत कुछ कर लेंगे। ये सही बहुत समय बहुत शुक्रिया पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस पैनल पे एक नए गेस्ट को इंट्रोड्यूस कर दूं। अपराजिता सारंगी जी मेरे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भुवनेश्वर से, पूर्व IAS ऑफिसर है, काफी पढ़ी लिखी हुई है, लेकिन आज मौलाना साजिद रशीदी ने अपना एजेंडा साफ कर दिया निगत। उनका ईमान अरब में बसता है, हिंदुस्तान में नहीं। देखिए दीपक जी, मैं साजिद भाई की बात का भी जवाब दूंगी, पर उससे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से क्लियर कर देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, जिम्मेदार मुसलमान हूँ, कि यहाँ पर पैनल पे बैठकर संगीत जी की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, पर उन्होंने कुरान पाक को मिसकोट करा है, वो गलत है और ऐसी डिस्कशन आपके पैनल पे नहीं होनी चाहिए। पहले भी आपने इस चीज की मुखालिफत करी है। मैं बिल्कुल नहीं कोट मिसकोट नहीं संगीत जी, मैं बिल्कुल कोट ने गलत नहीं किया हूँ। मैं आपकी मैं बिल्कुल मैंने बिल्कुल कोट नहीं किया हूँ, मैं बिल्कुल गलत नहीं कोट किया हूँ। बहुत ही संगीत जी, मैं आपसे बहस करना ही नहीं चाहती। देखिए नहीं, मुझे मेरा नाम आपने चूंकि आपने संगीत भाई देखिए, आपने कुरान पाक के बारे में गलत बोला। मैं मुसलमान हूँ, जिम्मेदार मुसलमान हूँ, मेरी कौम मुझे देख रही है, मेरी कौम मुझे मानती है। नहीं भी मानती तो मैं अपने कुरान पाक के बारे में गलत और अपशब्द नहीं सुनती। मैं माफी के साथ आपके कह रही हूँ, मैं जानती हूँ आप प्रोफेसर है, मुझसे बड़े, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। साजिद रशीदी के बारे में महत्वपूर्ण बात आज उन्होंने कही कि अरबी उनकी मातृभाषा है। मेरे भाई आप मुझे ये बताइए, जब आप ये चाहते हैं साजिद भाई कि सरकारी फंडिंग के माध्यम से मदरसों में आप कुरान पाक पढ़ा सकते, तो मेरी बस आपसे ये गुजारिश है, और मैं पूछना भी चाहती हूँ कि एक सवाल, आपने इतने सालों से मदरसों में, सरकारी मदरसों में संस्कृत क्यों नहीं पढ़ाई? वो तो हिंदुस्तान का कल्चर है, हिंदुस्तान की सरजमीन पर आप संस्कृत से आपको ऐसा क्या बैर था? दूसरी बात, हमने निरंतर देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुसलमानों को सशक्त कैसे करा है। महिलाओं की बात करें, ट्रिपल तलाक का बिल सभी के सामने है। उसके बाद हज पर आज हिंदुस्तानी मुसलमान महिला बिना गार्जियन के अकेले जा सकती है।
ये होती है दीपक जी, मैं एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहूंगा। दीपक जी, ये आवश्यक है। और तमाम मैं वो जवाब लोग दे जो देता हूं, सुनिए मुसलमानों के चौरसिया जी। सिरमौर बनकर बैठे हैं, उनके माए बाप बनना चाहते हैं, तो मुसलमानों की जहां पर एम्पावरमेंट की बात आती है, जहां पर उन्हें ये पता चलने लगता है कि सरकार उनको तवज्जो देकर आगे पढ़ाना चाहती है और इन्हें ये पता चलना चाहते हैं कि इनकी दुकानें बंद होने वाली हैं, तब इनको डर लगता है और तभी वो चैनलों पे आकर इस प्रकार की बात करते हैं, जबकि उनको दिल में ये बात पता होती है। अरे मौलाना कि साहब जो की भी तो सरकार मॉल ने खुल बोला, गई, वो निगाह सही आप बोला। दुकान की बात कर सरकार रही ने जो हो। बोला, मौलाना मुसलमानों साहब के प्रोग्रेस हक कर में गए हैं, दुकान से शोरूम, शोरूम से मॉल। मौलाना साजिद बिल्कुल, रशीदी की बहुत बड़ी बिल्कुल। मॉल है। आप मैं जवाब दे संगीत देता रागी हूं, जी, निखत का मैं एक जवाब मिनट दे देता हूं। मौलाना साहब आऊंगा। संगीत रागी जी सिर्फ मैं 30 जवाब दे सेकंड। देता हूं। अपराजिता सारंगी जी जुड़ गई है, मुझे उनके पास जाना है, उसके पास मैं सुमैया बहन के पास वापस आऊंगा। देखिए दीपक जी, चूंकि मेरा नाम लेकर के कहा गया है, पहली बात मैं कहना चाहता हूं कि मैंने जो कुछ भी कहा है वो उसी चीज जो कलकत्ता हाई कोर्ट में कलकत्ता कुरान पिटीशन 1966 में डाला गया था, उसमें 87 आयतें निकाल करके रखी गई थी और कलकत्ता हाई कोर्ट के सामने रखा गया था। मैं उसी में से ये सारी चीजें उद्धृत की हूं। दीपक जी, क्या हम कुरान पाक के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं? आज तो मदरसे के ऊपर डिस्कशन। आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ मेरठ से जुड़ गए 1986 में। ठीक है, हम इसमें जाना जाए, मदरसों पर हम बात करें, उस पर ही रहते हैं। पराग शर्मा मेरठ से मेरे साथ जुड़ गए। पराग, एक क्विक कमेंट, इस बहस पर आप क्या कहेंगे? क्या मदरसों से कुंभ की तुलना की जानी चाहिए? नहीं, ये मैं आपकी दीपक जी इस बात से बहुत बिल्कुल भी इनकी बातों से सहमत नहीं होता कि ये मदरसे की तुलना कुंभ से की जाए। कुंभ अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा हिंदुओं का पर्व है। मदरसे जहां अच्छी तालीम नहीं दी जा रही है, कहना यह है कि जहां से आतंकवादी जनरेट किए जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। मदरसों को एक्सपोज करके ये शुरुआत की गई है। आसाम सरकार, हेमंत जी ने जो ये काम किया है, ये बहुत अच्छा है। मोदी जी से रिक्वेस्ट मैं ये करूंगा कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन पूरे देश के मदरसों को बंद किया जाना चाहिए। अगर इसमें मुसलमानी बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, उनको साइंटिफिक बनाया जाए, उनको मैनेजरियल स्किल सिखाए जाए, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। अभी तो बता दिया सर, कलाम साहब तो मदरसे से ही पढ़ के एटम बम बनाना सीखे, मिसाइल बनाना सीखे, दुनिया के इतने बड़े वैज्ञानिक बने, मदरसे से ही बने। आप बोल रहे हैं वहां शिक्षा नहीं दी जाती, कैसी बात कर रहे हैं पराग शर्मा जी? आपको जानकारी नहीं है शायद मदरसे के बारे में। अभी कहा मेरी एक बहन ने कि कलाम साहब भी तो मदरसे से ही पढ़े हैं। सर पूरी डिबेट, सर मैं पूरी जब आपने गूगल करने को बोला, मैं सब गूगल करके देख लिया सर। सारी चीजें सामने निकल कर आ गई है, कौन कहां से पढ़कर कितना निकला हुआ है। केवल और केवल अगर आपके गूगल के हिसाब से कलाम साहब मदरसे से नहीं पढ़े ना, पकड़े गए हैं, वो कहीं और से नहीं, इन्हीं मदरसों से निकले हुए हैं। ठीक है, सीधे अपराजिता सारंगी जी के पास चलता हूं। अपराजिता सारंगी जी, लगातार शिकायतें हैं मदरसों के बारे में। क्यों ना सरकार, आप भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, खुद एक IAS रह चुकी हैं, मुझे बताइए क्यों ना सरकार इनके लिए कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाए? प्रधानमंत्री ने खुद ने कहा, एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में कंप्यूटर। इस बात तक ये समाज के अगर कुछ लोग नहीं पहुंचना चाहते तो सरकार इस पर आम सहमति क्यों नहीं बनाती? असम एक कदम उठाए और दूसरा राज्य दूसरा, ऐसे कैसे चलेगा? आप सबको नमस्कार। आप सबकी बातें मैं सुन रही थी। मुझे लगता है जो आसाम के शिक्षा मंत्री ने अनाउंसमेंट किया है कि नवंबर मास में अधिसूचना निकलेगी और करीबन 614 मदरसे बंद किए जाएंगे और बहुत सारे जो शिक्षिकाएं हैं उन्हें स्थानांतरित किया जाएगा नियमित राज्य के स्कूलों में, और करीबन 100 संस्कृत स्कूल बंद किए जाएंगे। मुझे लगता है शिक्षा के क्षेत्र में संस्कार लाने की दिशा में यह एक सशक्त कदम है। हम सबको इसका स्वागत करना चाहिए और यह परिपक्वता का परिचायक है। अभी देश में जो आंकड़े हैं, करीबन 10,000 मदरसे हैं जिनमें करीबन 20 लाख बच्चे पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में इसमें से करीबन 8,000 मदरसे हैं और उसमें 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं। 18 राज्यों में गवर्नमेंट एडेड मदरसे हैं। मुझे लगता है कि अगर यह धर्मनिरपेक्ष देश है तो सरकारी खर्चे पर धार्मिक शिक्षा क्यों दी जाए, पहली बात। दूसरी बात, देखिए बच्चे जो होते हैं वो कच्ची मिट्टी जैसे होते हैं।
हम जिस तरह उनको संवारेंगे, जिस तरह बनाएंगे, वो वैसे ही उनकी बुनियाद खड़ी होगी। हम कैसे कहते हैं कि कोई बच्चा मौलवी बनना चाहता है या पादरी बनना चाहता है या फिर इंजीनियर बनना चाहता है या डॉक्टर बनना चाहता है? हम कौन है तय करने वाले? हम सब का काम है उन्हें अच्छी शिक्षा दें, होलिस्टिक एजुकेशन दें और उस शिक्षा के बल पर बड़े होकर वो जो बनना चाहे वो बने। और देखिए अभी जो स्थिति है, जो मदरसे से निकल रहे हैं बच्चे, आप ही के बाद जो आ रहा हूं सर, बच्चे इसके बाद जो बच्चे मदरसे से निकल रहे हैं, एक शोध हुआ था, उस शोध से जो जानकारी आई है, जो निष्कर्ष निकला है, उसके बारे में मैं आप सबको बताना चाहूंगी, जरा सुनेंगे। जितने भी बच्चे मदरसे से निकल रहे हैं, उस शोध के अनुसार मैं बता रही हूँ आप सबको, उसमें से केवल 2% उच्च शिक्षा लाभ करना चाहते हैं। 42% कहते हैं वो धर्म का प्रचार करेंगे। 16% कहते हैं वो शिक्षक बनेंगे और धर्म के बारे में पढ़ाएंगे। 8% इस्लाम की सेवा करना चाहते हैं, 30% सामाजिक कार्य करना चाहते हैं और 2% धर्म गुरु बनना चाहते हैं। ये स्थिति है। हम क्यों नहीं अपने बच्चों को विज्ञान पढ़ाएं? हम क्यों नहीं जवाब अपने ले बच्चों लेता को हूं। चंपक टेक्नोलॉजी कलिता जी बताइए, इस डाटे का क्या जवाब है? क्या आप आने वाले समय में असम को ऐसा देखना चाहते हैं? आप मुझे समय दीजिए। ये जो महिला डाटा दे रही है, गलत डाटा दे रही है। सम्मान ले लीजिए। महिला मुसलमानों के सिर्फ 4% लोग मदरसा में जाते हैं, प्राइवेट मदरसे में 4% जाते हैं। 96% लोग जनरल शिक्षा लेते हैं और उसी 4 में से ब्रेकअप करके ये मैडम बोल रहे हैं, क्योंकि आपका ये कार्यक्रम आरएसएस का, बीजेपी का एजेंडा चलाना है, लोगों को भ्रमित करना है। और हिमंत बिस्वा के साथ में एआईयूडीएफ कभी भी मित्र नहीं रहा। मैं फिर कहता हूं, एक दिमागी रूप से बीमार आदमी बदकिस्मती से असम का शिक्षा मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, और बदकिस्मती से दीपक चौरसिया जैसा एक दिमागी देवालियापन का लोग आज नेशनल डिबेट कर रहे हैं और देश को बांट रहे हैं, गंगा जमुनी तहजीब को खत्म कर रहे हैं और मुसलमानों को मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। ये हम लोग के लिए दुर्भाग्य है। और कुछ चंपक जी, और कुछ कहना चाहेंगे राष्ट्र के नाम? जरूर कहना चाहेंगे। आप जर्नलिज्म नहीं कर रहे हैं, आप दलाली कर रहे हैं बीजेपी के आरएसएस के। और आप किसकी दलाली कर रहे हैं? आप किसकी दलाली कर रहे हैं? बीजेपी बदरुद्दीन अजमल की दलाली कर रहे हैं आप। बदरुद्दीन अजमल की दलाली कर रहे हैं कि असम की जनता की? आप बदरुद्दीन अजमल की दलाली कर रहे हैं कि असम की जनता की? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। आप बदरुद्दीन अजमल की दलाली करते हैं? बिहार में चुनाव है, असम में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है। अभी आपको हिंदू चुनाव के नाम की तो रोटी खाते हैं आप जैसे लोग। 23.9 मुसलमानों के नाम की पार्टी बदरुद्दीन अजमल ने बनाई है। चंपक कलिता, मैंने नहीं। चंपक कलिता सुन लो, चंपक कलिता सुन लो। मुसलमानों के नाम की पार्टी बदरुद्दीन अजमल ने बनाई है, मैंने नहीं। बड़ा रेट है। अभी असम में इंडस्ट्री बंद हो रही है, बाढ़ है, चंपक जी आप माइक उतारिए, आप माइक उतारिए और इस डिबेट से 1 सेकंड में बाहर जाइए। मैं जाना चाहता हूं इनको फ्रेम से देखना। 2 कौड़ी की औकात नहीं और पत्रकारिता सिखा रहे हैं। मैं ज्यादा चाहता हूं इनको फ्रेम से देखना। दिखाइए इनको फ्रेम में, दिखाइए इनको फ्रेम में, दिखाइए। कोई भी दलाल है आपके लिए? दलाली कर रहे हैं, दलाली। आपसे बड़ा दलाल मुसलमानों का कोई नहीं है चंपक कलिता। आप है और आपके बदरुद्दीन अजमल है, आप है और आपके बदरुद्दीन अजमल है। ये लैंग्वेज होती है। अगर मुसलमानों का पक्ष में बोल रहा हूँ तो गंगा जमुनी तहजीब को बचाने के लिए बोल रहा हूँ। चलिए जाइए, अपनी दुकान की रोटी कहीं और सजाइएगा। चंपक कलिता की मुझे इस डिबेट में जरूरत नहीं है। आज से मेरी डिबेट में एआईयूडीएफ का कोई आदमी नहीं बैठेगा। हटाइए इनको, हटाइए इनको। दलाल दलाल कर रहे हैं, हटाइए इनको। 2 कौड़ी की औकात नहीं है। इससे थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी देश के कल्चर और सांस्कृतिक और टूरिज्म मामलों के मंत्री प्रहलाद पटेल से, और मैंने उनसे पूछा था कि महाकुंभ को आखिरकार आप क्यों फंड करते हैं। जवाब सुनिए। चलते हैं पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रहलाद सिंह पटेल जी के पास। प्रहलाद भाई, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या कुंभ को इस नजरिए से देखा जाना चाहिए कि मदरसे की फंडिंग बंद करें क्योंकि वहां पे कुरान पढ़ाई जाती है, तो कुंभ की फंडिंग भी बंद हो जाए? क्या कुंभ को इस नजरिए से देखा जा सकता है? मुझे लगता है कि दीपक जी,
मदरसे का से कुंभ की तुलना करना ये कांग्रेस के मानसिक दिवालियापन का चरम है। मुझे तो इस पर आश्चर्य लगता है कि कांग्रेस और प्रतिदिन नीचे गिरने का रिकॉर्ड बना रही है। उनके नेताओं को शायद दुनियादारी की समझ नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही पूछूंगा, जिन महानुभाव ने ये बात कही है, कुंभ कब प्रारंभ हुआ था इसकी तारीख दुनिया का कोई आदमी बता नहीं पाया। कुछ धर्म शायद शुरू नहीं हुए होंगे, तब से कुंभ की परंपरा को माना जाता है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो टिप्पणियां हैं, या तो ये जानबूझकर हमारी संस्कृति को लज्जत करने की कोशिश है, या फिर कांग्रेस का दिवालियापन है, या उसके गिरने की जो श्रृंखला है हर दिन, वो शायद नापने का आप कोई पैमाना बचा नहीं। मैं आपसे एक बात और समझना चाहूंगा, ये बड़ा मुद्दा उठता है कि हम सेक्युलर देश हैं, सरकारी खर्चों पर धार्मिक आयोजन ना हो। क्या कुंभ को सिर्फ एक धार्मिक आयोजन माना जाए? मुझे लगता है कि यूनेस्को ने जब उसको वर्ल्ड कल्चर का हेरिटेज मान लिया है, और उसके बाद रहती नहीं। हालांकि हमें इन सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत नहीं है। हिंदू चाहे हमारी जो भी परंपरा नहीं हो, वो कभी किसी को बांधती नहीं है कि कोई आने पर रोक लगी हुई है कि कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति नहीं जा सकता। बाकी धर्मों में तो ये हो सकता है, इसलिए आप इसको धर्म क्यों मान रहे हैं? ये एक सांस्कृतिक धरोहर है हमारी, जहाँ पर कभी किसी को प्रतिबंध नहीं रहा। कल असम सरकार ने घोषणा की है कि आने वाले समय में वो एक नोटिफिकेशन निकालकर जो मदरसों में है उसमें मदरसों से वो कुरान की टीचिंग भी बंद करेंगे और संस्कृत स्कूल भी बंद करेंगे, क्योंकि वो उसको मॉडर्नाइज करना चाहते हैं। कैसे देखते हैं आप इस निर्णय को? और मदरसों के बारे में जिस तरह की शिकायतें मिलती हैं, संस्कृति मंत्री के तौर पर आपको क्या लगता है, क्या इनको मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले जाना चाहिए, या एक कमेटी बिठा के इनकी पूरी जांच होनी चाहिए कि वाकई जो प्राइवेट मदरसे चल रहे हैं इनकी फंडिंग कहाँ से आ रही है? कुछ लोग एनआईए के अंदर फंसे हुए हैं, कुछ लोग बाकी जगहों पर फंसे हुए हैं और कहते हैं कि धर्म और संस्कृति के हिसाब से हमारी टीचिंग होती है, रिलीजियस टीचिंग होती है। मुझे लगता है कि हम दोनों चीज़ में घालमेल ना करें। राज्य सरकारें कोई कदम उठाती हैं तो सबके पास में अवसर है पक्ष रखने का। मदरसों पर कोई सवाल पहली बार नहीं उठे, तो मुझे लगता है कि कोई राज्य सरकारें स्वतंत्र रूप से काम करती है। उनने जो अपना नज़रिया रखा है वो चुपचाप नहीं कर रहे हैं, वो कह के कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर कोई प्रेजेंटेशन देना है, कोई पक्ष रखना है, तो सबको अपना अधिकार है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रहलाद पटेल जी, आप हमसे जुड़े, आपने हमसे बात की। तो दर्शक भी जुड़ते हैं। इस शो की विशेषता है सीधे चलता हुआ अलीगढ़। पैनल मेरे साथ बना हुआ है, उसके बाद ब्रेक लूंगा। गौरव शर्मा जी क्या कहेंगे इस बहस पर? क्या असम सरकार ने सही किया और क्या कुंभ और मदरसों में कुरान पढ़ाए जाने की तुलना होनी चाहिए सरकारी बजट के हिसाब से जो कहा गया है? बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। असम सरकार ने जो निर्णय लिया है वो काफी अच्छा निर्णय है, और मैं तो कहूंगा कि पूरे देश के अंदर इस तरह के निर्णय होने चाहिए। मदरसों में केवल भारतीय विचारधारा के विरुद्ध शिक्षा दी जाती है, वहां केवल कट्टरपंथी विचारधारा और देश को तोड़ने की विचारधारा पढ़ाई दी जाती है। वहां इस तरह की सामग्री मिलती है जिससे कि केवल हिंदू मुस्लिम में आपसी वैमनस्यता बनी और आपसी विभाजनकारी स्थिति बनी रहे, चाहे कहीं के भी हों। मैं चूंकि अलीगढ़ का रहने वाला हूं, अलीगढ़ में खुद एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नाम की का शिक्षण संस्थान है, वहां के समाचार। ठीक है, माफ कीजिएगा, गौरव से कनेक्शन कट गया है हमारा। ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद पैनल के पास वापस। बहस हमारी जारी है, जाएगा नहीं।